आज जीएसटी डे है और आज के दिन 8 साल बाद हम फिर से GS1 की फाइलिंग सीख रहे हैं, क्योंकि जीएसटी रिटर्न्स में आपको पता है कि जो चेंजेस हैं वो कंटिन्यू होते ही रहते हैं। तो फ्रेश फाइलिंग आज हम सीखेंगे GS1 के कुछ नए चेंजेस के साथ। आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट भी इस वीडियो में क्लियर करूंगी, तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो को खुद तो एंड तक देखें ही। नीचे ही शेयर का टैब है, अभी शेयर भी कर दें। आप देख रहे हैं CA गुरुजी, मैं हूँ CA पूजा। स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट caguruji.classes.com ओपन है। यहाँ पे आपको जिन सभी कोर्सेज़ के नाम दिख रहे हैं ये आपके लिए अवेलेबल कराए गए हैं। जैसे ही वेबसाइट को विजिट करेंगे ये पेज अपीयर होगा। कोर्सेज़ एंड कॉम्बो कोर्सेज़ के टैब से अपने हिसाब से कोर्सेज़ को पिक करें ताकि आप अपनी जॉब पर हाई पोजीशन पा सकें, खुद की प्रैक्टिस को शुरू या ग्रो कर सकें। और अगर आप अपनी नॉलेज को फ्री अपडेटेड रखना चाहते हैं, टेक्स्ट में इतने सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट अपडेट्स का टैब है। इस टैब पर क्लिक करने पर आपको हमारे आर्टिकल पेज पर एक्सेस मिल जाता है, जिन्हें आप फ्री में रीड कर सकते हैं और डेली विजिट कर सकते हैं CAGurujiClasses.com कर दें। जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर आना है। यहाँ आने के बाद अपने रिटर्न डैशबोर्ड में आ जाना है। यहाँ पर अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग के लिए लायबल है तो क्वार्टर सिलेक्ट करें। वैसे यहाँ पे आपको क्वार्टर ही सिलेक्ट करना होगा, जैसे मैं Q1 सिलेक्ट कर रही हूँ फाइनेंशियल ईयर 25-26 का। पर अगर आप मंथली फाइलर है तो आपको यहाँ पे मंथ वाइज ऑप्शन दिखेगी। तो मैं जून पीरियड की यहाँ रिटर्न सिलेक्ट कर लेती हूँ। मंथली और क्वार्टरली फाइलिंग बिल्कुल सिमिलर ही होती है, बस क्वार्टरली फाइलिंग के केस में हमारे पास मंथली IFF एक्टिव होती है। अगर आपने IFF में B2B इनवॉइसेस को दिखा दिया तो फिर दोबारा मत दिखाना, बस यही डिफरेंस होता है। वैसे सारी प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है। तो मैं जून मंथ की यहाँ पर GS1 क्लिक करके सर्च कर रही हूँ, जो अभी जुलाई मंथ में हमें भरनी है। आज 1 जुलाई है, CA डे भी है, GST डे भी है। तो आज हम GST रिटर्न की फाइलिंग सीख रहे हैं GS1 की। मैं क्लिक कर रही हूँ GS1 पे। अब GS1 को भी ना 2 तरीके से फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो अगर आपकी इन्वॉइसेस ज़्यादा हैं तो आपको GST पोर्टल पर ही ऑफलाइन टूल मिल जाता है। इस ऑफलाइन टूल को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसमें अपनी सारी वर्किंग कर लें टूल के अंदर, और वहाँ से JSON फाइल को आप डाउनलोड करके यहाँ पर जब प्रिपेयर ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे तो JSON फाइल को अपलोड करने की ऑप्शन आ जाती है। या फिर आपके पास जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, टेली या फिर कोई और सॉफ्टवेयर, तो वो भी आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही GS1 भरने की भी फैसिलिटी देते हैं। मैं आपको क्योंकि GS1 सिखा रही हूँ, बताऊंगी सारी चीज़ों की लॉजिक बताऊंगी, टेबल्स में क्या डेटा आता है वो बताऊंगी। तो मैं क्लिक कर रही हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन। सबसे पहले आपको समझना है आपकी GS1 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर ऑप्शन आती है ऐड रिकॉर्ड करने की, दूसरी ऑप्शन आती है अमाउंट रिकॉर्ड करने की, तीसरी ऑप्शन आती है E-इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री की। तो अगर आप पर E-इनवॉइस एप्लीकेबल है, आपका बहुत सारा डेटा E-इनवॉइस से फैच हो जाएगा। आपको E-इनवॉइस पर क्लिक करना है, अपना डेटा यहाँ से फैच कर लेना है। अगर आप ई-वे बिल बनाते हैं तो ई-वे बिल के केस में भी आपका डेटा यहाँ पर फैच हो जाता है। अगर आपको नील GS1 भरनी है तो फिर तो विदिन अ सेकेंड का ही काम है। बस आपको फाइल नील GS1 पे क्लिक करना है, समरी को जनरेट करना है, सेव कर लेना है और फाइल पर क्लिक कर लेना है। अब हम सीखेंगे 1 बाय 1 इन टेबल्स में कैसे आपको ऐड करनी है डिटेल। तो हम पहले ऐड रिकॉर्ड की बात करेंगे। अब जब भी आप कोई भी GST रिटर्न भरें तो इस बात का ध्यान रखें कि उस पर्टिकुलर पीरियड का ही डेटा उसके अंदर आएगा। बट अगर आपने कोई पिछली गलती भी ठीक करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं अमेंड रिकॉर्ड के थ्रू GS1 में। वैसे GS1 की गलतियों को ठीक करने के लिए हमारे पास GSTR 1A आ चुकी है, पर ये कुछ ही टाइम के लिए अवेलेबल होती है। GS1 भरने से लेकर 3B भरने तक के पीरियड के बीच में आपके पास GS1A अवेलेबल होती है, फिर ये बंद हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये जान लेना है कि आपकी जो GS1 है इसके अंदर आपका सेल का डाटा आएगा। आप जो भी सारे महीने में या क्वार्टर में सेल कर रहे हैं वो डाटा आएगा, और ये सेल आपकी बाइफरकेट हो जाएगी B2B और B2C के अंदर। ठीक है, तो जहाँ भी आप डेटा मेंटेन करते हैं, चाहे टैली में करते हैं, एक्सेल में करते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर में करते हैं, आपका बाइफरकेशन होना चाहिए। B2B का अलग, B2C का अलग। B2C के अंदर भी फर्दर कैटेगरी होती है हमारी B2CL और अदर। B2CL की क्या कंडीशन है वो मैं अभी आपको साथ साथ बताऊंगी। इसी के हिसाब से हमारी टेबल्स भी डिवाइड है। अब कई बार हम जब सेल करते हैं तो सेल करते हुए हमें कई बार डेबिट नोट बनाने पड़ जाते हैं या क्रेडिट नोट बनाने पड़ जाते हैं। जब सप्लायर डेबिट नोट बनाता है तो वो डेबिट नोट किस लिए बनाता है? जब उसने वैल्यू को इंक्रीज किया हो, सेल की वैल्यू को। क्रेडिट नोट क्यों बनाता है? सेल की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए, है ना। ठीक है, और क्रेडिट नोट के लिए हमारी टाइम लिमिट भी होती है। अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक ही आप क्रेडिट नोट बना सकते हैं। डेबिट नोट बनाने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। तो यही देखिए जो मैंने अभी आपको डेटा बताया, सेल का B2B, B2C, B2C का L और अदर, तो यही टेबल्स आपको यहाँ दिख रही है। सेल का B2B, ये हमारा यहाँ पर लिखा है B2B, B2C लार्ज, B2C अदर
और सेल आप आउटसाइड इंडिया भी कर सकते हो। गवर्नमेंट तो चाहती है आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव भी है, एक्सपोर्ट के केस में आपको IGST का रिफंड भी मिल जाता है। तो एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस डालने की आपके पास टेबल अलग है। देन मैंने बात करी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की, तो डेबिट क्रेडिट नोट के लिए 2 टेबल है, रजिस्टर्ड पर्सन की अलग और अनरजिस्टर्ड की अलग इस वाली टेबल के लिए। ठीक है, अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब गवर्नमेंट ने एक टेबल आपको और दे रखी है, ये वाली नील रेटेड सप्लाईज के लिए। गवर्नमेंट कहती है कि आपकी जो ऐसी सप्लाईज है ना जिस पर टैक्स का रेट ही एप्लीकेबल नहीं है, जो नील रेटेड है, या फिर नॉन GST सप्लाईज है जिन पर हमने GST एप्लीकेबल ही नहीं करा, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, वो भी आपको यहाँ दिखाने। ये सब इसलिए किया गया कि आपका जो सेल का सारा डाटा ना, पूरा डाटा आपसे GST 1 में मांग लिया, इससे आपका सेल का सारा डाटा एज पर इनकम टैक्स और एज पर GST टैली हो जाएगा। तो वो डाटा हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, देन बात आती है सर्विसेज के केस में। सर्विसेज के लिए एडवांसेस पर GST एप्लीकेबल करा हुआ है, तो अगर आपने कोई सर्विस के अगेंस्ट एडवांस रिसीव किया है, उसका GST आपको भरना है, तो आप 11A टेबल में दिखाएंगे और जब उसकी इन्वॉइसिंग कर देंगे फ्यूचर में, उस टाइम पर एडजस्टमेंट टेबल को यूज़ करेंगे जिस एडवांस के अगेंस्ट आपने टैक्स ऑलरेडी भर दिया है। नाउ हमारी टेबल नंबर 12 अब ये भी कहती है अपनी B2B और अपनी B2C सेल का हमें HSN और SAC डाटा अलग अलग दिखाओ, और ये मैंडेटरी है। साथ ही आपने जितने भी इनवॉइस इशू करे हैं अपनी सेल से रिलेटेड, जिस भी तरीके के हैं, चाहे डिलीवरी चलान है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, इनवॉइस है, सभी आपको अपने 13 नंबर टेबल में ज़रूर दिखाने हैं। अब अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो इको के थ्रू सेल करते हैं, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, बहुत सारे आजकल इको है, मीशो, तो आपको अपनी सप्लाईज यहाँ रिपोर्ट करनी है। और सप्लाईज अंडर सेक्शन 9(5) के लिए टेबल 15 हमारी अलग है। अब हम इन्हें डिटेल में समझ रहे हैं, तो मैंने आपको एक क्रक्स बता दिया कि आपकी सेल का सारा डेटा आपकी GST 1 में आएगा और उस पर्टिकुलर पीरियड का ही आएगा जिस पर्टिकुलर पीरियड की आप रिटर्न भर रहे हैं। जो भी गलती आपने अपनी पिछली ठीक करनी है वो आप ठीक करोगे अमेंड रिकॉर्ड से। ठीक है, किससे ठीक करोगे? अमेंड रिकॉर्ड से। कोई इनवॉइस पिछला दिखाना रह गया तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। कोई पास्ट पीरियड की सेल ही दिखानी रह गई आपकी, इस तरह की एडजस्टमेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हम पहली टेबल अब डिस्कस कर रहे हैं, B2B सप्लाई। जब भी आप किसी भी टेबल पर अपना माउस लेकर आओगे तो वहाँ पर ना एक इन्फो आ जाती है। जैसे इस केस में टेबल B2B के लिए टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज आपको डालनी है। कौन सी? टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर पर्सन इंक्लूडिंग UI एंड होल्डर। तो जो भी GST में रजिस्टर पर्सन है उसने जिस भी रजिस्टर पर्सन को सेल करी है वो सारी की सारी सेल टेबल 4 के अंदर आएगी। इसको हम टेबल 4 बोल देते हैं। क्लिक किया हमने टेबल 4 पर, यहाँ पर रिसीपेंट वाइज डिटेल डालनी है, यानी कि यहाँ पर आपको GST नंबर के हिसाब से जो भी आपके इनवॉइस है पूरे मंथ या क्वार्टर में वो ऐड करने होते हैं। यहाँ पर आपको इंपोर्ट ई-वे बिल से भी ऑप्शन मिलती है डाटा को फैच करने की। अगर आपने ई-वे बिल बनाए हैं तो वो डाटा आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो सकता है। हम क्लिक करेंगे ऐड रिकॉर्ड पर। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करते देखिए आपको ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये ऑप्शंस। अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट करते हैं तो ये टिक कर देना है, फिर फर्दर आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। अगर आपकी जो सप्लाई है उस पर रिसिपेंट ने टैक्स पे करना है, आपके पास GST नंबर है पर आपकी सप्लाई ऐसी है जिस पर टैक्स पे करेगा रिसिपेंट रिवर्स चार्ज में, तो आपने इस बॉक्स पे टिक करके फिर डिटेल्स एंटर करनी है। उस केस में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, रिसिपेंट टैक्स देगा, पर रिसिपेंट के पास 2B में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिससे उसको पता चल जाएगा यस मुझे इसमें RCM में टैक्स देना है और उसको जो उसका क्रेडिट लेना है वो भी ले लेगा। ठीक है, तो ये इसलिए दी हुई है, आपको इनका लॉजिक पता होना चाहिए। अब आपको कोई भी इनवॉइस डालने के लिए पहले बताना है रिसिपेंट का GST नंबर, क्योंकि ये B2B सप्लाई है तो रिसिपेंट का GST नंबर जैसे ही आप एंटर करेंगे रिसिपेंट का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर आपने GST पोर्टल पर मास्टर्स बनाए हुए हैं जो हमें यहाँ पर मिलते हैं सर्विसेज के अंदर जाकर माय मास्टर्स में मिलते हैं, अगर आपने मास्टर्स बनाए हैं तो फिर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर डेटा दिखेगा जो आप पिक कर सकते हैं। इनवॉइस का नंबर यहाँ पे आपको ऐड करना है, जो भी आपके इनवॉइस का नंबर है, मान लीजिए 111 है। इनवॉइस की डेट आपको यहाँ एंटर करनी है। टोटल इनवॉइस वैल्यू ये होती है आपकी टैक्सेबल वैल्यू प्लस जो GST आपने लगाया है वो होती है आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू। बहुत सारे पर्सन इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका 1 लाख का बिल है, 18% GST है, तो आपका बिल हो गया 1,18,000 का। यहाँ पर वैल्यू आएगी 1,18,000। यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई वैसे तो GST नंबर के हिसाब से ऑटोमेटिक पिक करता है, तो जो भी आप प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग सप्लाई का टाइप इंटर या इंट्रा अपने आप आएगा। तो अगर आप विद इन द स्टेट सप्लाई करते हैं वो होगा इंट्रा स्टेट, उस पर CGST SGST एप्लीकेबल हो। आउटसाइड स्टेट अगर आप सेल करेंगे तो उस पर इंटर स्टेट एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी IGST लगेगा। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स का अपने आप ब्रेकअप आता है।
मैंने आसाम सिलेक्ट किया, ये इंटर स्टेट है। मेरे पास ऑप्शन है अब टैक्स रेट के हिसाब से इसमें डेटा डालने की। तो मान लीजिए मेरी सप्लाई 18% में आती है, तो मैं इसको 1 लाख यहाँ पे एंटर कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो टैक्स है ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा। और अगर मैं इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर सेम स्टेट सिलेक्ट करूँगी, हरियाणा सिलेक्ट किया, इंट्रा स्टेट आ गया। और अगर आप इनवॉइस बनाने के लिए भी आपने बनाया हुआ है तो देखिए सोर्स IRN और IRN डेट भी अपने आप यहाँ पर आएगी इनवॉइस के डेटा से फैच करने पर। तो आपको यहाँ पे CGST SGST एक्टिव मिलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में। तो अकॉर्डिंगली आप वैल्यू डालेंगे तो टैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस अपने रिकॉर्ड को डालते ही सेव कर दें और यहाँ पर आप जितने मर्जी इनवॉइसेस ऐड कर सकते हैं, ऐड रिकॉर्ड करके। एक बार इनवॉइस ऐड करने के बाद ऐसा नहीं है कि इनवॉइस डल गया तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, आपको एडिट करने की भी ऑप्शन मिलती है। क्लियर है आपको? आपके जितने भी B2B सप्लाईज हैं, यानी कि आपके पास भी GST नंबर है और सामने वाले पर्सन के पास भी GST नंबर है, तो उन सभी को आपने इसमें दिखाना है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका B2C लार्ज। अब देखिए B2C लार्ज में कौन सा डेटा डालना है, इसमें इंपॉर्टेंट चेंज एक्टिव हुआ था। पहले हम 2.5 लाख से ज्यादा के इनवॉइसेस इसमें दिखाते थे जो B2C होते थे, यानी आपके पास तो GST नंबर है पर जिसको आपने सेल करी है उसके पास GST नंबर नहीं है। आप तो रजिस्टर्ड है पर आपने सेल करी है अनरजिस्टर्ड पर्सन को। उस केस में B2C लार्ज ये कब कहलाएगा, जब अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर देन स्टेट वेयर सप्लायर इज लोकेटेड। पहली कंडीशन है कि जो स्टेट है अनरजिस्टर्ड पर्सन का वो अदर स्टेट होना चाहिए, सेल करने वाले पर्सन वाला स्टेट नहीं होना चाहिए, प्लस इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है, मोर देन 1 लाख। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो आप अपने इनवॉइस को B2C लार्ज में डालेंगे। क्लियर है आपको? कब डालेंगे? जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। जैसे मैंने जो ये केस ओपन किया हुआ है, ये हरियाणा का पर्सन है, तो ये हरियाणा से हरियाणा अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहा है और उसकी वैल्यू मान लीजिए इनवॉइस की 1,50,000 है, तो वो इसको इसमें नहीं दिखाएगा, फिर तो इस टेबल में दिखाएगा। पर अगर हरियाणा से मान लीजिए दिल्ली कर रहा है और इनवॉइस की वैल्यू है 1.25 लाख, तो वो इस टेबल में इसको दिखाएगा। क्लियर हो गया आपको? ये दोनों चीजें आपने देखनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी देखनी है और इनवॉइस की वैल्यू भी देखनी है। B2C लार्ज पर क्लिक करेंगे तो ऐड रिकॉर्ड की ऑप्शन आएगी। इंपोर्ट भी कर सकते हैं, आप बिल से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अब पहले प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगर मैं हरियाणा करूँगी यहाँ मुझे ऑप्शन ही नहीं देगा ये आगे डालने की ना, हरियाणा में सिलेक्ट ही नहीं कर पा रही। ठीक है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई अदर देन सप्लायर प्लेस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लेती हूँ। इनवॉइस नंबर ऐड करना है, इनवॉइस की डेट, इंटर स्टेट सप्लाई को ही ये लेगा। टोटल इनवॉइस की वैल्यू आपको डालनी है और देन आपको जिस भी रेट का आपका इनवॉइस है वो एंटर कर देना है। क्लियर है? जैसे कि आपने B2B इनवॉइस डाला था, बस इस केस में कोई GST नंबर नहीं जाएगा क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को की गई सेल है, पर इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी B2C लार्ज के लिए। साथ साथ आपको कंसेप्चुअल नॉलेज दे रही हूँ, इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक के बटन पे अभी क्लिक कर दें और इंपॉर्टेंट वीडियो है और भी पर्सन के साथ शेयर कर दें। नए चेंजेस भी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अब आपने 2 टैब समझ लिए, ठीक है? आप अपना ये सारा ब्रेकअप अपने पास तैयार करेंगे तभी रिटर्न भरना शुरू करेंगे। अब आ जाइए एक्सपोर्ट इनवॉइस पर। इनवॉइस पर क्लिक करते ही आपको सबसे पहले मैसेज आता है कि आपके पास जो डेटा है एक्सपोर्ट इनवॉइस का, मेक श्योर करें उसका सारा डेटा आइस गेट के साथ मैच हो। यानी जो आपको शिपिंग डिटेल मिली है ना, वो बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पर क्रॉस चेक करना है, क्योंकि अगर आपका डेटा मिसमैच होगा तो आप जो आगे रिफंड क्लेम करेंगे एक्सपोर्ट के केस में उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी एक्सपोर्ट 2 तरह की हो सकती है, विद पेमेंट ऑफ टैक्स एंड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और विद पेमेंट ऑफ टैक्स, ये दोनों ही ऑप्शन अभी आपको ऐड रिकॉर्ड करेंगे आप तो एक्सपोर्ट के अंदर अवेलेबल होती है। तो अगर आपने LUT फाइल करी हुई है तो आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाले ऑप्शन में जा सकते हैं, और अगर पेमेंट टैक्स की करके फिर आप उसका रिफंड लेते हैं तो वो भी ऑप्शन है। तो एक्सपोर्ट आपकी 2 तरह की होती है, विद और विदाउट। विदाउट के केस में आपको गवर्नमेंट को ना तो कोई टैक्स पे करना होता ना रिफंड मिलता, और विद के केस में आप पहले टैक्स पे करते हैं फिर रिफंड ले लेते हैं। और एक्सपोर्ट गवर्नमेंट चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि हमारा देश तरक्की करे, इसीलिए ये इंसेंटिव्स हमें एक्सपोर्ट पे दिए हैं। तो एक्सपोर्टर्स ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर ले। क्लिक करते ही आपको इनवॉइस नंबर, जो भी बेसिक डिटेल्स है, बेसिक सी डिटेल्स है, आप देख भी पा रहे हैं, इनवॉइस की डेट, शिपिंग बिल का नंबर, शिपिंग बिल की डेट, बहुत ही केयरफुली डालें, क्रॉस चेक करके डालें जो भी आपके पास अपना डॉक्यूमेंट है सामने एक्सपोर्ट के लिए। टोटल इनवॉइस वैल्यू, फिर आपकी सप्लाई का टाइप इंटर स्टेट ही रहेगा और आपको यहाँ पे बताना है विद पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट है या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है। विद पेमेंट ऑफ टैक्स सिलेक्ट करेंगे तो देखिए नीचे यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स की ऑप्शन आएगी अपने आप। जैसे मान लीजिए 18% में मैं डालती हूँ 1 लाख,
तो अपने आप यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो गया विद पेमेंट के केस में। अब अगर मैं इसको विदाउट पेमेंट सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ पर विदाउट पेमेंट सिलेक्ट किया मैंने, तो बस मेरे पास यहाँ पर सिर्फ वैल्यू ही दिखेगी, टैक्स का इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। क्लियर? अपनी इनवॉइसेस को ऐड करके सेव कर दें और जितने भी इनवॉइस हैं सभी को आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के लिए आपको पर्टिकुलर यहाँ पे मैसेज दिए जाते हैं कि आपका जो इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं टेबल 6 के अंदर, वो डिफरेंट ना हो जो आपका शिपिंग बिल पर है, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा आइसगेट से। इनवॉइसेस सिलेक्टेड एज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड फ्रॉम आइसगेट। तो आपने अगर टैक्स पे ही नहीं करा, रिफंड भी नहीं मिलेगा। एंड इनवॉइसेस विच डोंट हैव दीज डिटेल्स शैल नॉट बी सेंड टू आइसगेट। तो आपकी जो इनवॉइस आप डाल रहे हो एक्सपोर्ट इनवॉइस, मेक श्योर करें शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट और पोर्ट कोड स्पेसिफाई करें और करेक्टली डालें, अदरवाइज आपको रिफंड नहीं मिलेगा। पोर्ट कोड के लिए लिखा है इज अल्फा न्यूमेरिक 6 कैरेक्टर कोड एज प्रेस्क्राइब्ड बाय आइसगेट, और इसके लिए आप रेफर भी कर सकते हैं, आइसगेट की वेबसाइट यहीं पे लिंक दिया है। आपको पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल की डेट, ये बहुत ही केयरफुली डालने हैं और इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट भी वही होने चाहिए जो आपके शिपिंग बिल पर दिए हैं। वो सारे पर्सन इनमें गलती करते हैं, फिर बाद में रिफंड में दिक्कत आती है। नेक्स्ट टेबल है हमारी B2C अदर। अब B2C लार्ज तो हमने यहाँ डाल दिया, B2C लार्ज के अलावा जो इनवॉइसेज हैं वो यहाँ पर एंटर हो गए। और B2C अदर के लिए आप एक खास बात समझ लीजिए, आप यहाँ पर जो डेटा डालेंगे, यानी आपने जो सेल रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड को करी है, उसके पास कोई भी GST नंबर नहीं है, तो आप ये डेटा स्टेट वाइज डालेंगे, अपने पास स्टेट वाइज रिकॉर्ड बनाएंगे। साथ ही आपके जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट हैं इस केस के, उनको यहाँ पे नेट करके ही आप सेल दिखाएंगे। यहाँ लिखा भी है टैक्सेबल सप्लाई डालनी है, नेट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। इनके डेबिट क्रेडिट नोट आपने 9B टेबल के अंदर नहीं दिखाने हैं, यहीं पर नेट ऑफ कर देने हैं। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पर हमारे पास जो आगे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की टेबल्स है ना, रजिस्टर पर्सन की अलग है, रजिस्टर टू रजिस्टर वाले डेबिट नोट आपको यहाँ डालने हैं, और रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड वाले ये जो डेबिट या क्रेडिट नोट है वो सिर्फ इस टेबल से रिलेटेड आपको डालने हैं। इस टेबल के B2C अदर के डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आपको यहीं पर एडजस्ट करने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। B2C अदर पे क्लिक करके ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर, इसी में बस आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से यहाँ डेटा डालना है। टैक्सेबल वैल्यू, सप्लाई का टाइप ऑटोमेटिक आएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा रेट, ठीक है। जैसे आप टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे नीचे आपका टैक्स और सेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप इसको सेव कर, ऐड किया तो मुझे यहाँ पर टैक्स, टैक्सेबल वैल्यू सब दिख रही हैं। अगर मैं इसको, मुझे लगे कोई गलती है तो मैं यहाँ पर एडिट के बटन पे क्लिक कर सकती हूँ। मुझे लगे पूरा ही गलत है तो डिलीट करने की भी ऑप्शन होती है, यहाँ पर एडिट करने के लिए अवेलेबल रहता है। मतलब रजिस्टर 1 की जब तक आप फाइलिंग नहीं करते थे तब तक आप उसे एडिट कर सकते हैं। तो अभी प्रोसेस रिकॉर्ड में चला गया है, मुझे इसे डिलीट करना है, तो मैं इसे डिलीट करके, तो यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग दिखाई जाती है। नेक्स्ट टेबल हमारी नील रेटेड सप्लाई। ये टेबल है नील रेटेड सप्लाई, यानी कि आपकी जो ऐसी सेल है जिस पर GST नहीं लगता है वो आपको यहाँ रिपोर्ट करनी है। तो टेबल 8 पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर 4 बाइफर्केशन तो यहाँ दिख रहे हैं और 3 बाइफर्केशन यहाँ दिख रहे हैं। यही बाइफर्केशन आपको चाहिए। ये बाइफर्केशन है कैसे? यहाँ पर आपको नील रेटेड सप्लाई दिखानी है, यानी जिनका रेट तो है पर 0 है, यानी जिन पर GST तो एप्लीकेबल है, रेट भी है पर वो रेट क्या है? 0। देन आपकी एग्जाम्प्टेड सप्लाई, जिनको गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर रखा है, जो GST में तो आते हैं पर उनका कोई टैक्स रेट नहीं है, उनको एग्जाम्पशन दी हुई है। देन आपकी नॉन GST सप्लाईज, जिनको GST की परव्यू में लाया ही नहीं गया, अल्कोहलिक लीकर, देन हमारे पेट्रोल, डीजल, ठीक है, उनको हम GST के परव्यू में अभी तक नहीं लाए हैं, तो वो आपको रिपोर्ट करनी है इंटर और इंट्रा, और उसके अंदर भी ब्रेकअप बना लेना है, रजिस्टर पर्सन के लिए अलग और अनरजिस्टर्ड के लिए अलग। तो ये इंट्रा के रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड, ये इंटर के रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड, ये ब्रेकअप आपको यहाँ पे ऐड करना है। इससे क्या होगा? बहुत ही ईजी हो जाएगा डिपार्टमेंट के लिए GST और इनकम टैक्स में टर्नओवर को रिकंसाइल करना। नेक्स्ट हमारी टेबल्स 9B, रजिस्टर पर्सन के डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो यहाँ पर आपको डेटा बिल्कुल ऐसे ही डालना है जैसे आपने टेबल नंबर 4 में डाला है, बस यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगी आपकी डेबिट नोट नंबर और डेट। डेबिट नोट डाल रहे हैं तो क्रेडिट नोट डाल रहे हैं तो क्रेडिट नोट का नंबर एंड डेट, ठीक है। और अनरजिस्टर के केस में होंगे, और सिर्फ इस टेबल से रिलेटेड आपने यहाँ पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट डालने हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, इस टेबल के तो यहीं पर नेट ऑफ हो जाएंगे। और जैसे आप रिकॉर्ड्स को ऐड कर देते हैं ना, देखिए इस तरह से दिखते हैं, कोई प्रोसेसिंग चल रही है तो इस तरीके से आपको दिखाई देती है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट हो गया ना। एडवांसेस, तो सर्विसेज के केस में आपको एडवांस पर GST पे करना होता है। मान लीजिए आपने एक सर्विस का ऑर्डर लिया है,
5 लाख रुपए की सर्विस आपको देनी है। इसमें से आपने 1 लाख का एडवांस ऑलरेडी ले लिया, जिस पर 18% का जीएसटी एप्लीकेबल है। यानी कि इस 1 लाख के 18% जीएसटी को आपने तभी पे कर देना है जब वो एडवांस आपको रिसीव हुआ। इस 1 लाख की डिटेल आपको इस टेबल में देनी है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी जो सारी वर्किंग हुई थी अब जून पीरियड में हुई है, जो जुलाई में आप रिटर्न भर रहे हैं। अब फ्यूचर में मान लीजिए अगस्त में आप इस सर्विस को कंप्लीट कर देंगे, तब आप पूरे 5 लाख का इनवॉइस बनाएंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि 1 लाख पे तो जीएसटी मैंने पहले ही भर दिया, क्या मैं फिर से 5 लाख की डिटेल डालूं तो 3B में डाटा ऑटो पॉपुलेट होके मेरी तो लाइबिलिटी पूरी 5 लाख पे दिखाई जाएगी। तो उसके लिए आपके पास टेबल है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस की। जिस टाइम पे आप पूरा बिल काट देंगे, सर्विस को फुल्ली दे देंगे और बिल बना देंगे, उस अगस्त पीरियड में आप इस टेबल को यूज़ करेंगे। यानी जून पीरियड में तो इस वाली टेबल को यूज़ करेंगे और अगस्त में इस टेबल को यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपने जो ऑलरेडी 1 लाख पर टैक्स भर दिया है वो एडजस्ट हो जाएगा आपने जो 5 लाख का इनवॉइस बनाया है उसकी लाइबिलिटी से। अब हम इन टेबल्स को एक बार देख भी लेते हैं। मैं पहले एडवांस जो हमने पे करना है एडवांस पर टैक्स, उसके लिए 11A टेबल है, उस पर क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करते ही ऐड स्टेट वाइज डिटेल की ऑप्शन है। ये अंदर आपको जो डिटेल देनी है वो स्टेट के हिसाब से देनी है। जो भी स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग सप्लाई का टाइप आएगा। बस यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू टैक्स रेट ग्रोस एडवांस रिसीव्ड दिखाना है एक्सक्लूडिंग टैक्स। इस केस में मैंने 1 लाख बताया था 1% 18% के हिसाब से, तो हम 1 लाख जैसे ही डालेंगे तो उसका 18% जीएसटी ऑटोमेटिक आएगा और आपको सेव कर लेंगे। जब रिसीव किया वो आपने दिखा दिया। जब आप उसकी एडजस्टमेंट करनी है तो इस टेबल को यूज़ करें। यहाँ पर भी ऐड स्टेट वाइज डिटेल की ऑप्शन है। बिल्कुल उसी तरीके से डिटेल भरोगे जैसे अभी आपने एडवांस पेमेंट के टाइम पे भरी है, बिल्कुल वही। बस इसमें डिफरेंस ये होगा, ये ऑटोमेटिक आपने जो सेल पर जीएसटी लगाया है उससे इसको एडजस्ट करा दें। ठीक है, आपने ये डिटेल जरूर भरनी है आगे जब आप इनवॉइस बना लें। फिर आपको कैसे अपने एडवांसेस को शो करना है ना, HSN वाइज समरी। टेबल नंबर 12 आपकी ब्रेक हो गई है 2 पार्ट्स में। यहाँ पर दिखेंगे आपको पार्ट्स B2B और B2C। आपको यहाँ पर HSN मैंडेटरी रिपोर्ट करने होते हैं। यहाँ पर 2 टर्नओवर क्राइटेरिया है, अप टू 5 करोड़ एंड मोर देन 5 करोड़। हम जहाँ भी टर्नओवर की बात करते हैं अपनी एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं। अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो 4 डिजिट्स HSN आपको मैंडेटरी रिपोर्ट करने हैं B2B के। B2C के लिए आपकी मर्जी है। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है फिर तो 6 डिजिट HSN आपको चाहे B2B सप्लाई है चाहे B2C है ज़रूर डालनी है। ठीक है, क्लियर है? मैंने आपको यहाँ लिख के दे दिया है ना। अब आपको यहाँ पे अपने B2B और B2C सप्लाई के HSN ज़रूर डालने हैं। तो आपने जिस भी टेबल में डाला है अपना डाटा, टेबल 4, 5, 6, ठीक है, एक्सपोर्ट वाले, देन आपकी टेबल नंबर 7 आपके जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट की टेबल्स हैं, आपके जो एडवांसेस हैं, ठीक है, जिस भी टेबल में आपने डेटा डाला है उन सभी के अगेंस्ट आपका HSN, आपको HSN वाइज डिटेल ज़रूर डालनी है। ये मैच होने चाहिए एक दूसरे के साथ। ऐसा ना हो सेल तो डाली हुई है ज़्यादा की और HSN की समरी डाल रहे हो कम की, ऐसा नहीं करना है। रिकन्सिलेशन ज़रूर कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं HSN कोड की लिस्ट अगर आपको नहीं पता है, या फिर डाउनलोड कर सकते हैं HSN समरी फ्रॉम E-इनवॉइस। अगर आप इनवॉइस बनाते हैं तो फिर आपका काम यहाँ इजी हो जाएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन भी 2 दिखती हैं, यहाँ पे आप खुद डाल पाएंगे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन एज पर HSN कोड, ये खुद आएगी। तो जो भी HSN आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक HSN सिलेक्ट कर लेती हूँ 851, जैसे मैंने लिखा नीचे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ गई, तो मुझे अपना HSN देखना है। मान लीजिए मेरा HSN है ये, इसको सिलेक्ट करती हूँ। जैसे सिलेक्ट किया नीचे डिस्क्रिप्शन एज पर HSN आ गई। मुझे कोई डिस्क्रिप्शन डालनी है तो वो ऑप्शन भी मेरे पास है। प्रोडक्ट का नाम जो मास्टर में है तो वो मेरा आ सकता है यहाँ पर। देन मुझे यूनिट क्वांटिटी कोड, तो मेरे पास बहुत सारे यूनिट क्वांटिटी कोड होते हैं। जिस भी क्वांटिटी में आपका प्रोडक्ट है, जिस भी यूनिट में, वो डालिए। जैसे मान लीजिए बॉक्स में है, उसकी क्वांटिटी डालिए, टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालिए, रेट सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए 18% का है, IGST, CGST, SGST से सारा ब्रेकअप आपको HSN वाइज बनाना है। HSN वाइज ब्रेकअप आपका यहाँ बनेगा। HSN है या SAC है, दोनों ही आप डाल सकते, गुड्स के लिए भी सर्विसेज के लिए भी, बट आपका ब्रेकअप टोटल HSN वाइज बनेगा। ठीक है, वो आपको पूरा एंटर करना है, B2B का अलग, ताकि वो B2B की टेबल से मैच हो सके। और ऐसे ही B2C सप्लाईज के लिए दिखाना है तो बिल्कुल सिमिलर ही वे में आपको दिखाना पड़ेगा। E-इनवॉइस से डाटा को फेच करना चाहते हैं तो वो हो सकता है। नेक्स्ट टेबल है डॉक्यूमेंट इशूड। इस टेबल को ना पहले पर्सन सीरियसली नहीं लेते थे, सिर्फ छोड़ देते थे कि इसमें डाटा डाला तो भी चल गया, नहीं डाला तो भी चल गया, बट अब इसको मैंडेटरी कर दिया। तो अगर आपके जो भी आपने इन्वॉइसेस बनाए हैं या फिर आपने डिलीवरी चलान बनाए हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन के हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन के हैं, रिवाइज इन्वॉइस बनाए हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर,
रिफंड वाउचर, डिलीवरी चलान फॉर जॉब वर्क, तो जो भी डिलीवरी चलान है जिस भी केस के आपने बनाए हैं वो सभी आपको यहाँ पे ज़रूर एंटर करने हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर अपना इनवॉइस डालना है, ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर की इनवॉइस है, मान लीजिए आपके हैं 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक आपके पास इनवॉइस है। तो यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस आपको बताने हैं। इनवॉइस कैंसिल है तो बताइए, वरना 0 कर दीजिए और नेट इशूड यहाँ पर आ जाए और इसको सेव कर लीजिएगा आप। इस तरह से आपने अपने डॉक्यूमेंट की डिटेल्स भी यहाँ पर ज़रूर एंटर कर। हमारी टेबल नंबर 14 एंड टेबल नंबर 15। टेबल नंबर 15 तो हमारी पर्टिकुलर है सप्लाईज अंडर सेक्शन 9(5). ये है उनके लिए जो ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स वाले नहीं, सर्विसेज वाले, जैसे ओला, उबर जो एकोमोडेशन की सर्विस दे देते हैं, ओयो रूम, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे देते हैं और आपके रेस्टोरेंट की सर्विसेज दे देते हैं, उन पर सेक्शन 9(5) एप्लीकेबल होता है, जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर हमारा टैक्स पे करता है। यहाँ पर आपको कौन सी सप्लाईज देनी है, डिटेल ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). यहाँ पर जो ये डेटा है ये कौन डालेगा, इंपॉर्टेंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिपोर्ट करना है, जैसे ओला, उबर, ओयो रूम्स, जोमेटो, स्विगी, ठीक है, आपको रिपोर्ट नहीं करना अगर आप उनके साथ जुड़ के काम करते हैं, उनको करना है जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप इनके साथ जुड़ के सर्विसेज देते हैं, फिर चाहे गुड्स है या सर्विस है, इनके लिए अलग अलग टैब आपको इस टेबल में मिलेगी, तो टेबल नंबर 14 को यूज़ करिएगा। क्लिक करते हैं, पहले टेबल नंबर 15 बता देते हैं। आपकी जो ऐसी सप्लाईज हैं जो है सेक्शन 9(5) की, वो आपने अलग अलग बतानी है। रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड वाली अलग, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड वाली यहाँ पे बतानी है, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड एंड देन अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। सप्लाई दिखानी है, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे हमने रजिस्टर टू रजिस्टर वाली B2B की है तो इसमें GST नंबर आपको डालना पड़ेगा, सप्लायर का नाम ऑटोमेटिक आएगा, रिसिपेंट का भी GST नंबर डालना पड़ेगा, रिसिपेंट का नाम खुद आएगा, डॉक्यूमेंट का नंबर, डॉक्यूमेंट की डेट, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड, प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लाई का टाइप। टेबल नंबर 14 के 2 ब्रेकअप होते हैं। ऐसी आपकी सप्लाईज जो आपने ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू करी है जो कलेक्ट करते हैं आपका TCS, ठीक है, और जो आपके 9(5) वाले हैं सर्विसेज वाले, जो पर्टिकुलर 9(5) में हमारे बताए गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, ठीक है, एकोमोडेशन सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो वो इसके अंदर आपको रिपोर्ट करनी है। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड का टैब, ऐड रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको GST नंबर ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर डालना है, उनका लीगल नेम आ जाएगा, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज, यहाँ पे आपको अपनी नेट वैल्यू जो रिटर्न है आपकी उसको माइनस करके सेल रिटर्न को, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेस कंसोलिडेटेड आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। ये था जो आपके ऐसी सप्लाईज हैं जो ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करिए आपने, जो आपका TCS कलेक्ट करते हैं, इको टैक्स पे करता है, उसमें भी GST नंबर ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर, ट्रेड नेम खुद आएगा, नेट वैल्यू दिखाने हैं यहाँ भी आपको, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेस का ब्रेकअप अलग अलग डाल दें। फ्रेश रिकॉर्ड हमें ऐड करना है GST 1 के अंदर अपना सेल का, चाहे वो मंथ का है या क्वार्टर का है, वो करना सीख लिया है। अब अगर पास्ट की कोई गलती है उसको आपको करेक्ट करना है तो अमेंड रिकॉर्ड्स की ये टेबल्स आपको दिखेंगी, जिस भी चीज़ की करेक्शन है, अमेंडेड B2B और टेबल है, B2C लार्ज की है, एक्सपोर्ट की है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, B2C अदर, और जो एडवांस हमने करे थे एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस और इको की सप्लाईज एंड अमेंडेड सप्लाईज ऑफ सेक्शन 9(5), सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं। इनको अमेंडमेंट के थ्रू आप अमेंड कर सकते हैं पास्ट की गलतियों को, जैसे GST नंबर गलत होगा, इनवॉइस की डेट गलत हो गई, इनवॉइस का नंबर गलत हो गया, इनवॉइस की वैल्यू गलत होगी, B2B को B2C में डाल दिया, B2C को B2B में डाल दिया, एडवांस में गलती हो गई, एक्सपोर्ट इनवॉइस में गलती होगी, सभी करेक्शन आप कर सकते हैं इसके थ्रू। अमेंडमेंट कैसे करनी होती है GST 1 में, उसकी सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया है, आप आसानी से देख सकते हैं। देन तीसरी ऑप्शन आती है इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री। तो आपके पास अगर इनवॉइस आपने बनाया है तो वो आपको यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल मिलेगी। यहाँ पर डाउनलोड के लिए कोई फाइल नहीं, क्योंकि इस केस में इनवॉइस नहीं बनता है, अगर आपके केस में होगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी। बस जब आप सारा काम कर लें, आप सेटिस्फाई हो कि यस मैंने अपनी GST 1 को करेक्टली फाइल करा है, तो आपको यहाँ पर जनरेट समरी पर क्लिक कर लेना है और आपके पास यहाँ पे ई इनवॉइस के केस में डाउनलोड डिटेल्स फ्रॉम ई इनवॉइस एक्सेल की भी ऑप्शन आती है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से आपको GST 1 की हर एक टेबल के साथ गो थ्रू कराने की। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर करना ना भूलें, नीचे ही शेयर का टैब है। शेयर टैब के साथ ही आपको मिल रहा है सब्सक्राइब टैब, इस पर अभी क्लिक कर रही है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है।
इससे आप हमारे चैनल पेज पर आकर हर एक वीडियो जो भी हम इनकम टैक्स GST के अपलोड करते हैं वो लॉन्ग वीडियोज़ भी देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियोज़ भी आपको हमारे चैनल पर रेगुलरली मिलती हैं, जिससे आपकी नॉलेज कुछ ही सेकंड्स में अपडेट हो जाती है। और आप हमारी फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें तो सब्सक्राइब टैब के साथ ही आपको बेल आइकन मिल रहा है, ये एक घंटी की तरह आइकन है कि जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा क्विकली, जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट टैक्स अपडेट मिस नहीं करेंगे। इस इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरी इंस्टा ID स्क्रीन पर दिख रही है। थैंक यू सो मच। सर में टाइप करें CAGuruji classes.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, MSME, TDS के इम्पॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये 2 तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें, यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की, आप वीडियोज़ देख लें, एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CAGurujiClasses.com।